प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे दो ऐसी संस्थाओं के बारे में जिनमें से एक संस्था विभिन्न समाचार पत्रों के सर्कुलेशन संबंधी आंकड़ों की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उस समाचार पत्र का वास्तविक सर्कुलेशन कितना है, और दूसरी संस्था जो कि समाचार पत्रों को और मीडिया को सरकार की जो विभिन्न विषयों पर नीतियों संबंधी विज्ञापन सरकार की ओर से जारी करती है। पहली संस्था है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, जिसे शॉर्ट में एबीसी कहते हैं, और दूसरी संस्था है डीएवीपी, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। डीएवीपी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों संबंधी और अन्य सरकारों के विज्ञापनों को समाचार पत्रों को देना या मीडिया को देना और दूसरे माध्यमों से भी उनका प्रचार प्रसार करना, जिसमें कि होर्डिंग, एग्जीबिशन और दूसरे तमाम अन्य माध्यम भी शामिल हैं। पहले हम जानते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के बारे में, एबीसी। इसकी स्थापना भारत में 1948 में की गई थी। यह एक नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न समाचार पत्रों के सर्कुलेशन की जांच करना है। जैसा कि ऑडिट शब्द से स्पष्ट है कि यह स्वयं उनके सर्कुलेशन को निर्धारित नहीं करती, बल्कि जांच करने के उपरांत यह तय करती है कि वास्तविक सर्कुलेशन जो कि समाचार पत्रों द्वारा बताया गया है वो सही है या नहीं। इस संस्था की स्थापना, जैसा मैंने आपको बताया, 1948 में की गई और विभिन्न प्रकार की एजेंसियां इसके सदस्यगण हैं, जिनमें से कि समाचार पत्रों के स्वामी, विज्ञापन एजेंसियां, विज्ञापन देने वाले तमाम दूसरे लोग, एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स, ये सारे लोग, तमाम संस्थाएं इसके सदस्य हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा यह है कि इससे एक सही पिक्चर लोगों को मिलती है, जिससे कि यह तय होता है कि किस समाचार पत्र का सर्कुलेशन कितना है। इसके अतिरिक्त यह भी पता चलता है कि किस समाचार पत्र का सर्कुलेशन किस क्षेत्र में कितना है, रूरल क्षेत्र में कितना है, अर्बन क्षेत्रों में कितना है, किसी विशेष राज्य में कितना है, राजधानी में कितना है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कितना है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण किए जाते हैं और समाचार पत्रों के सर्कुलेशन के बारे में जानकारी मिलती है। समाचार पत्रों के अतिरिक्त यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और मैगजीनों के सर्कुलेशन की भी जांच करती है। इससे विज्ञापनदाताओं को बहुत फायदा मिलता है और उनको यह समझ में आता है कि अगर उन्हें अपना विज्ञापन किसी वर्ग विशेष, किसी क्षेत्र विशेष या किसी खास किस्म के लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए उसे इनमें से कौन सा समाचार पत्र उसके लिए प्रभावी रहेगा, कौन सा समाचार पत्र उसके लिए अधिक उपयोगी रहेगा। और समाचार पत्रों और मैगजीनों को यह फायदा मिलता है कि जब वे अपने सर्कुलेशन को एबीसी के माध्यम से लोगों को बताते हैं तो लोग उस पर आसानी से विश्वास करते हैं, वरना अक्सर यह होता है कि सभी समाचार पत्र अपने को एक दूसरे से आगे बताते हैं। सभी समाचार पत्र यह दावा करते हैं कि उनका सर्कुलेशन दूसरे समाचार पत्रों से ज़्यादा है, या उनकी पठनीयता ज़्यादा है, या उन समाचार पत्रों की आम जनों में ज़्यादा मांग है। जाहिर है कि जो समाचार पत्र समाज में ज़्यादा वितरित होता होगा उसको लोग ज़्यादा विज्ञापन देना चाहेंगे, लेकिन यह तय कैसे करके हो कि कौन सा समाचार पत्र वास्तव में ज़्यादा बिकता है, कौन से समाचार पत्र का किसी क्षेत्र विशेष में वास्तव में सर्कुलेशन ज़्यादा है, और किसकी बातों पर विश्वास किया जाए। अगर कोई ऐसी एजेंसी ना हो जिसकी विश्वसनीयता हो, जिसके आंकड़ों की विश्वसनीयता हो, तो उस पर तमाम दूसरे लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने अपने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ऐसी संस्था है जिसके आंकड़ों पर समाज के विभिन्न लोग, स्वयं समाचार पत्र, विज्ञापन दाता और मार्केटर्स, तमाम लोग विश्वास करते हैं। और इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि इस संस्था का जो ढांचा है, उस ढांचे में इस सभी वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। स्वयं विभिन्न समाचार पत्रों के स्वामी, ये विज्ञापन से संबंधित एजेंसियां और दूसरे बड़े बड़े उत्पाद करने वाली तमाम संस्थाएं इसके सदस्यों में से इस रूप में शामिल हैं कि जब सर्कुलेशन की बात आती है तो वो सारे लोग इसकी
संस्था में शामिल हैं, इसकी कार्यकारिणी में शामिल हैं और इसका ढांचा उन लोगों से मिल करके ही बना है। तो जब स्वयं जो लोग इसके सदस्य हैं, जब इसके द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनको मान्यता देते हैं। आंकड़ों की जांच करने के लिए यह संस्था सबसे पहले समाचार पत्रों से ही उनके आंकड़े लेती है। समाचार पत्रों द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं यह उनका ऑडिट करती है या उनकी जांच करती है। और यह जांच करने के लिए समाचार पत्रों के विभिन्न रिकॉर्ड, उनके विभिन्न वित्तीय लेन देन, उनके अपने एजेंटों के माध्यम से लिया गया पैसा और कागज़ खरीदने के लिए दिया गया पैसा, इन तमाम चीज़ों की जानकारी करते हैं जिससे कि इसकी पुष्टि हो सके। कितना आपने कागज़ खरीदा, कितना आपने समाचार पत्र छापा और कितना पैसा आपको अपने अखबार के डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिला। इन सब का जब मिलान किया जाता है तो उससे एक सही आंकड़ा पाने में सहायता मिलती है। समाचार पत्र मांगे जाने पर इसको अपने रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं। यह संस्था जो आंकड़े जारी करती है वो नेट पेड कॉपीज़ के आधार पर होती है। केवल इस आधार पर नहीं होती कि आपका समाचार पत्र कितना छपा, बल्कि इस बात पर निर्धारित करती है कि आपका समाचार पत्र या आपकी मैगजीन कितनी बिकी हुई कॉपियों का पैसा आपको प्राप्त हुआ, उसी को यह वास्तविक सर्कुलेशन मानती है। इसके अतिरिक्त कई बार क्रॉस चेक करने के लिए प्रिंटिंग स्थल पर, जहाँ पर अखबार का समाचार जिस समय प्रकाशित हो रहा होता है उस समय पर भी यह जाकर के जांच करती है, और जहाँ पर अखबार का या मैगजीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है जो एजेंट के माध्यम से, उस जगह पर जाकर के भी ये क्रॉस चेक करने के लिए जांच करती है। तो विभिन्न प्रकार की जांच, मसलन कागज़ कितना खरीदा, अखबार आपका कितना छपा, आपको एजेंट्स के माध्यम से कितना पैसा मिला, प्रिंटिंग के समय पर वास्तविक मौके पर जाके मुआयना करके और एजेंट के माध्यम से वितरित होते हुए समाचार पत्र की कॉपियों को देख करके क्रॉस चेकिंग करके तमाम विधियों से एबीसी के पदाधिकारी, एबीसी के एजेंट्स इस सर्कुलेशन को तय करते हैं कि उस समाचार पत्र का वास्तविक सर्कुलेशन कितना है। और समाचार पत्र के वास्तविक सर्कुलेशन को जानना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, स्वयं अखबार वालों के लिए, स्वयं समाचार पत्र के स्वामियों के लिए, स्वयं समाचार पत्रों का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए, विज्ञापनदाताओं के लिए, मार्केटर्स के लिए और सभी लोगों के लिए उनके कार्यों को सुगम बनाता है। तो इस प्रकार से यह एजेंसी कार्य करती है और इसके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, हर 3 महीने पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। उन आंकड़ों में न केवल यह शामिल होता है कि उस समाचार पत्र या मैगजीन का प्रकाशन कितनी संख्या में होता है, इसके अलावा अन्य आंकड़े भी होते हैं जिनमें कि रूरल क्षेत्रों में उसका सर्कुलेशन कितना है, अर्बन क्षेत्रों में उसका सर्कुलेशन कितना है, या समाज के विभिन्न वर्गों में उसको पढ़े जाने वाले लोगों की संख्या किस प्रकार से, डेमोग्राफिक डिवीजन उसका क्या है, इस तरह के आंकड़े भी अक्सर प्रस्तुत किए जाते हैं और इन आंकड़ों की अपनी एक विश्वसनीयता होती है। दूसरी संस्था है DAVP, डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। हमारे देश में 1941 में जब ब्रिटिश सरकार का शासन था, उस समय पर जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, उस समय पर सरकार द्वारा एक संस्था की स्थापना की गई थी, चीफ प्रेस एडवाइजर, यानी कि उसका कार्य था, उस अधिकारी का कार्य था सरकार को मीडिया संबंधी जानकारियां देना। इसके बाद जब इसकी स्थापना के तुरंत बाद सरकार को यह लगा कि यह एक महत्वपूर्ण विभाग है और उसने कुछ विज्ञापन का कार्य भी इसी संस्था के माध्यम से कराना शुरू किया और उसमें एक एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई। 1942 में इस प्रकार का एक पद नियुक्त करके उसका कार्य विज्ञापन संबंधी कार्यों को देखना था। धीरे धीरे इस विभाग का कार्य बढ़ता गया और भारत में स्वतंत्रता के बाद 1955 में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन था और इस विभाग के अंतर्गत DAVP की स्थापना की गई, डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। 1 अक्टूबर 1955 को इस विभाग को यह नाम मिला और इसका मुख्य कार्य यह माना गया कि सरकार की विभिन्न विषयों पर जो नीतियां हैं या जनता को जागरूक करने संबंधी जो जानकारियां लोगों को दी जानी आवश्यक हैं या सरकार की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो विज्ञापन दिए जाने हैं, उन विज्ञापनों का निर्धारण करना इस रूप में कि वो किस मीडिया के सेक्शन में दिया जाना उचित होगा। समाचार पत्र एक माध्यम है, इसके अलावा
विज्ञापन के दूसरे बहुत से माध्यम हैं, जिसमें आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा आउटडोर पब्लिसिटी, होर्डिंग्स इत्यादि, बसों में या ट्रेनों में लगे हुए विज्ञापन, वैन्स के द्वारा किए जाने वाले मोबाइल विज्ञापन या प्रदर्शनी इत्यादि के माध्यम से किया जाने वाला प्रचार प्रसार, तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब यह संस्था यह तय करती है कि जो विज्ञापन दिया जाना है वो समाज के किस वर्ग और देश के किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, और उस क्षेत्र में कौन सा मीडिया प्रभावी है, कौन से समाचार पत्र, कौन से इलेक्ट्रॉनिक चैनल या कौन से दूसरे माध्यम प्रभावी हो सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ एग्जीबिशंस लगाई जा सकती हैं, या कुछ जगहों पर मोबाइल वैन के माध्यम से अपने संदेश दिए जा सकते हैं, या समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके भी अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे से कार्य होते हैं, जिनमें से एक कार्य विज्ञापन को तैयार करने का भी होता है। तो विज्ञापन तैयार भी किया जाता है इसके द्वारा क्लिपिंग्स भी तैयार की जाती हैं, इसके द्वारा छोटी छोटी लघु फिल्में भी तैयार की जाती हैं, जिंगल्स भी तैयार किए जाते हैं, एग्जीबिशन इत्यादि के लिए लघु नाटिकाएं भी तैयार की जाती हैं, और इन सबको चयनित माध्यम के द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिससे कि देश के लोगों को सरकार संबंधी जानकारियाँ मिल सकें। सरकार संबंधी वे जानकारियाँ जो कि जनता के लिए उपयोगी हैं। इसमें बहुत सारे से सरकार के अभियान शामिल होते हैं, जो किसी बीमारी से बचाव के बारे में जानकारी देते हों, या परिवार कल्याण से संबंधित जानकारी देते हों, या व्यवसाय और रोजगार से संबंधित जानकारी देते हों। उसके अतिरिक्त तमाम दूसरी सरकारी जो नीतियां बनती रहती हैं, या सरकार के जो दिशा निर्देश तय होते हैं विभिन्न विषयों के बारे में, उन विषयों के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, रोजगार के बारे में, तमाम तरह की जानकारियाँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में, तमाम तरह की उपयोगी जानकारियाँ जो जनता के लिए काम की हो सकती हैं, उपयोगी हो सकती हैं, उन जानकारियों को देना इस संस्था का कार्य है, DAVP की संस्था का। आप जब कभी विज्ञापन देखते हैं, कोई सरकारी विज्ञापन देखें, तो उसके नीचे बहुत छोटे अक्षरों में अक्सर आपको DAVP लिखा हुआ दिखाई देता है, जिससे कि यह पता चलता है कि संबंधित विज्ञापन DAVP के द्वारा जारी किया गया है। तो ये संस्था सरकार की एक प्रमुख संस्थाओं में से है, जो कि प्रचार प्रसार का जिम्मा संभालती है, और किन अखबारों को, किन मैगजीन को चयन करना है, मैगजीनों के अलावा होर्डिंग भी प्रयोग में लाने हैं, रेडियो का भी उपयोग करना है, क्लिपिंग्स के माध्यम से भी विज्ञापन देने हैं, लघु फिल्मों के माध्यम से विज्ञापन देने हैं, या आज के समय में चैनलों में विज्ञापन देने हैं, किस प्रकार से विज्ञापन दिए जाने हैं, उन विज्ञापनों का मटेरियल क्या होना चाहिए, उनको तैयार किस प्रकार से किया जाए, उनको रिलीज और जारी किस प्रकार से किया जाए, ये सारे कार्य इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं।